हाय स्टूडेंट, देखिए आज अपन ऑडिट में आपका पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके जूनियर अकाउंटेंट के ऑडिट के सिलेबस के लिए और टेक्निकल है। पहले ही बता देता हूँ, इसमें कुछ सेक्शंस हैं, कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान से समझने हैं, क्योंकि ये चैप्टर समझने लायक है। स्टार्ट करते हैं अपन कंपनी ऑडिट। देखिए, कंपनी ऑडिट को शुरू करने से पहले आपको एक बेसिक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि कंपनी क्या होती है। हालांकि ये आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में कंपनी का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा आपको कि कंपनी क्या होती है, फिर हम कंपनी ऑडिट की बात करेंगे। तो बताओ कंपनी क्या होती है, किसको कहते हैं कंपनी? आप में से कोई जानता है? भाई कुछ स्टूडेंट कॉमर्स के भी होंगे, उन्होंने पढ़ा हुआ हो, कभी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, इन्होंने ये कहा कि साहब कंपनी वो है जो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर्ड हो, यही कहना चाह रहे हो। अब ठीक है, कोई बात नहीं, 1956 तो अब गया और नया एक्ट आ गया, कौन सा? कंपनी एक्ट 2013। तो बस डेफिनेशन वही है सेम, कि कंपनी वो होती है जो कंपनी एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड हो या फॉर्म्ड हो, मतलब जिसका निर्माण या जिसका पंजीकरण किसके तहत हुआ है? कंपनी अधिनियम के तहत। तो इससे आपको एक बात समझ में आ गई इस परिभाषा से कि कंपनी का जन्म जो होगा वो पंजीकरण के साथ ही होगा। हमारे में और कंपनी में यही फर्क है कि हमारा पहले जन्म होता है, बाद में हमारा पंजीकरण होता है, और इसका पहले पंजीकरण होता है, बाद में इसका जन्म होता है। समझ में आ गया? तो जब तक पंजीकरण नहीं कराएंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, क्या नहीं बनेगी? कंपनी नहीं बनेगी। समझ में आ गया क्या? कहाँ कराऊं रजिस्ट्रेशन? ये तो बात सही है, कंपनी अधिनियम 2013 में तो कहा गया है कि पंजीकरण कराओ तभी कंपनी बनेगी। कराऊंगा कहाँ? कहाँ जाऊं? तो इस कामकाज को संभालने के लिए एक मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। जैसे उद्योग मंत्रालय होते हैं, वित्त मंत्रालय होते हैं, वैसे अपने देश में एक मंत्रालय है जिसका नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, यानी कि कंपनी कार्य का मंत्रालय। इसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो अधिकारी है वो कौन है? आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, कंपनियों का पंजीयक। आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है और इस नाम से जो भी आप नाम सोचना चाह रहे हो कंपनी, उस नाम से आप अपने आप को क्या कराओगे? पंजीकृत कराओगे। समझ में आ रही है बात? अब नाम का इसमें बड़ा इशू आता है। नाम का इशू क्या आता है बताओ इसमें? कि अगर कोई नाम पहले से है तो वो आपको नहीं मिलेगा। पूरे हिंदुस्तान में एक नाम की एक ही कंपनी होगी, तो एक आपको क्या मिल गया? ठप्पा मिल गया। अब देखो हमारे इंस्टीट्यूट की स्पेलिंग देखो आप, क्या है? SRIJJAN। थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना? कोई इसको सृजन बोलता है तो कोई सर्जन बोलता है। हिंदी में हमने लिख रखा है सर्जन, क्योंकि हमें ये नाम चाहिए था और ये नाम पहले से रजिस्टर्ड था, तो हमें कैसे मिलता? तो हमने इसमें थोड़ी सी क्या कर दी? छेड़खानी कर दी और नाम मिल गया। ऐसे तो होता ही है ना, थोड़ा बहुत गुन्निस बीस करके आपको नाम रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। जब जो ही कंपनी पंजीकृत हो जाती है, कंपनी का जो ही पंजीकरण होगा, तो कंपनी अलग और कंपनी को बनाने वाले अलग। यानी कि इसको अपन एक नाम दे रहे हैं, इसका हमेशा क्या होता है? पृथक अस्तित्व होता है। पृथक अस्तित्व का मतलब जानते हो? क्या समझे बताओ? कंपनी अपने आप में क्या एक अलग है और एक व्यक्ति है। कंपनी एक अलग व्यक्ति है, उसको ये मान के चलना जैसे आप एक इंसान हो ना, वैसे कंपनी भी एक, पर आप दृश्य हो और वो अदृश्य है। मैं आपको छू सकता हूं क्योंकि आप टेंजिबल हो, मूर्त हो, जबकि कंपनी को मैं छू नहीं सकता क्योंकि वो अदृश्य है, पर होती है। किसकी नजर में होती है?
कानून की नज़र में होती है। आप कहें कहाँ है सर कंपनी, कहाँ है दिखाओ। अब आप कहोगे सर्जन इंस्टीट्यूट, मैं अलग हूँ भाई, और सर्जन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड अलग है। समझ में आ रहा है? दोनों क्या माने जाएंगे? अलग अलग माने जाएंगे। अगर कोई पूछ ले आपसे कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कपूत कौन है, जो अपने माँ बाप का ही सगा नहीं, तो वो है कंपनी। कंपनी का निर्माण आप लोगों ने किया, आप दोनों ने मिलकर एक कंपनी बनानी चाहिए। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे, आरओसी में डॉक्यूमेंट जमा कराए, मेरे जैसे सीए को फीस भी दी, कंपनी भी बना दी, और कंपनी बनते ही आपको कहती है हु आर यू, आप कौन हो? मैं अलग और आप अलग। तो कंपनी को अपने आप में क्या मान के चलना? एक अलग अस्तित्व मान के चलना। अब जैसे मान लो आप लोगों से हमने फीस ले ली और ये कह दिया वापस देंगे, और मैं बदमाश आदमी हूं, मैंने कहा नहीं दूंगा, कर लो जो करोगे। बोला सर हम आपके ऊपर केस कर देंगे। मैंने कहा एक मिनट, डील किससे करी है भाई? डील किससे करी है? किससे डील हुई है आपकी? तो उस पर करो ना केस। सर वो और आप एक ही तो, एक कैसे? कंपनी अलग और कंपनी को बनाने वाले अलग। आपको केस करना है तो मेरे ऊपर नहीं कर सकते आप। सर ऐसे तो आप कुछ भी फ्रॉड करोगे। अब ये पर्दा है साहब, इसको क्या कहते हैं? पर्दा। कहीं का पर्दा? निगमन का पर्दा। इसमें हमेशा क्या होता है? एक निगमन का पर्दा होता है। निगमन का पर्दा समझ गए? नहीं समझे? चलो आप में से नॉन कॉमर्स वाले कौन कौन है उनको समझा दें। अच्छा इतने सारे, चलो आप बताना। अच्छा देखो, नॉन कॉमर्स वालों की पॉसिबिलिटी जूनियर अकाउंटेंट बनने की बहुत ज़्यादा है। इसके बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आप चाहे जितने भी जूनियर अकाउंटेंट ऑलरेडी लगे हुए ना उनसे पूछ लो, सारे नॉन कॉमर्स वाले ज़्यादा हैं। उसका कारण क्या है कि फर्स्ट पेपर में वो मारती होते हैं और कॉमर्स में कुछ होता ही नहीं, वो वैसे ही यहाँ सीख जाएंगे। भाई आज चलो कॉमर्स की बात करते हैं। जो बच्चे सोचते रहते हैं यार हमारा कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, हमारा क्या होगा, तो इन कॉमर्स वालों को क्या आता है वो बता देता हूँ आपको। लो, इनको एक अकाउंट्स थोड़ी सी ढंग से आती है क्योंकि इन्होंने 11th-12th में अकाउंट्स पढ़ी है। ऑडिट ये सारे बैठे कॉमर्स वाले 1 वीक सीरीज को 1 नाइट सीरीज बना के पढ़े हैं ये लोग। एक नाइट पढ़ी हुई इनकी ऑडिट, कुछ नहीं आता इनको, कुछ नहीं आता है। मान लो आप एक नाइट में क्या सीखेगा आदमी? इतना ही पढ़ा हुआ है, बीओ भी इतनी पढ़ी हुई इनकी बस। कॉमर्स वाले के पास में आपसे और इसमें इतना ही फर्क है। आरएसआर जेएनएफआर आपके लिए भी नहीं, इनके लिए भी नहीं। इकोनॉमिक्स थोड़ा सा मान सकते हैं कि इन्होंने 11th-12th में भी इकोनॉमिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, बाकी ऑडिटर ये भी हो तो ऐसे ही है। तो खैर अब मैं आपको ये बता रहा था कि निगमन का पर्दा क्या है। जैसे आप कॉमर्स के नहीं हो तो आपसे ही पूछते हैं, कठपुतली का खेल देखा है क्या? ये बताओ, देखा है कभी कठपुतली का खेल? कहीं भी देखा हो? कठपुतली का खेल तो पूरी इंडिया में एक जैसा ही होता है। देखा है आपने? कठपुतलियां नाचती है, उनमें तो जान ही नहीं है। बेजान चीजें कैसे नाच सकती है? कैमरा तो नहीं नाच रहा, वो कैसे नाचती है बताओ? मालूम है आपको ये बात? कठपुतली कैसे डांस कर लेती है ऐसे ऐसे? सर उनको कोई नचा रहा है, और वो कहाँ है? वो पर्दे के पीछे क्यों रहता है? ताकि लोगों को एंजॉय हो। अगर उसको मालूम चल जाए भाई यही नचा रहा है तो मजा ही नहीं आएगा देखने का। कंपनी सेम ऐसे ही है। कंपनी तो कृत्रिम व्यक्ति है, आपके और हमारे जैसे। उसके ना हाथ है, ना पैर है, ना कान है, ना आंख है, गले हैं, तो काम कैसे करेगी भाई? किसी के पास कुछ है ही नहीं। आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे, साइन करोगे, आप प्रॉपर्टी खरीदोगे, रजिस्ट्री कराने जाओगे। कंपनी क्या अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है? बताओ, कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है क्या? साइन कौन करेगा? प्रॉपर्टी के कागजों पे साइन कौन करेगा? तो ये बिल्कुल ऐसा है। समझ में आ रहा है कि कंपनी अलग है और उसको बनाने वाले अलग हैं। और ये एक पर्दा लगा हुआ है, इस पर्दे के पीछे लोग एक्टिंग कर रहे हैं। फ्रंट में आपको क्या दिख रही है? कंपनी। पीछे एक्टर दिख रहे हैं, जैसे फीस मैंने आपसे ले ली, पर दिख रही है आगे कौन? कंपनी। क्या इस घूंघट को उठा दें? क्या इस पर्दे को उठा दें? इसको कहते हैं लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। निगमन के आवरण को उठाना, या निगमन के पर्दे को उठाना, या निगमन के नकाब को बेनकाब करना।
बताओ ये उठा दें क्या? अब आप बताओ, मैंने आपसे फीस ले ली और मैं वापस नहीं दूं आपको, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने आपके साथ फ्रॉड किया है? लगेगा ना? तो जहां कपट होता है, जहां चोरी होती है, तो ये पर्दे को हटा दिया जाएगा। विजय माल्या पैसे लेके भाग गया, नीरव मोदी पैसे लेके भाग गया, तो वो तो बोल देंगे 2 मिनट में कि साहब हम अलग और कंपनी अलग। उनको क्यों पकड़ रहे हैं? क्योंकि वो चोर हैं। तो ये निगमन का पर्दा हटाया जा सकता है। तो कंपनी के बारे में बेसिक चीज समझ में आ गई क्या? तो बताओ कंपनी क्या होती है? जो कंपनी अधिनियम 2013 या उससे पहले के किसी कानून के तहत क्या हो, पंजीकृत हो, उसे अपन क्या कहते हैं? कंपनी कहते हैं। समझ में आ गई क्या बात? क्लियर है? तो कंपनी, आप ये मान के चलना जैसे आप एक इंसान हो, वैसे ही कंपनी भी एक इंसान है। आप सजीव हो और वो निर्जीव है। अगर आपके दिमाग में कभी भी कोई भी कंफ्यूजन आ जाए कि कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, तो आप ये सोच लेना मैं क्या कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं वो कंपनी भी कर सकती है। कुछ एक चीजों को छोड़कर, जैसे आप शादी कर सकते हो, तो कंपनी की शादी नहीं हो सकती। और एक और मजेदार बात बताता हूं, आपका हैप्पी बर्थडे तो मालूम होगा ही आपको, वो तो सबको मालूम है, लेकिन आपकी डेट ऑफ डेथ क्या होगी ये नहीं मालूम। पर एक बात मैं आपको बताता हूं, बुरा मत मानना, सच्चाई है, जाओगे जरूर बेटा एक दिन, जाओगे जरूर, चाहे मेरे बाद में जाओगे, लेकिन जाओगे जरूर। ये तय है, जो आया है वो जाएगा। मेरे पापा मुझे एक बात कहते थे कि बेटा शंकर भगवान की तीसरी आंख अगर खुल जाए तो प्रलय आ जाती है, संपूर्ण सृष्टि क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। जब मैंने कंपनी एक्ट पढ़ा तो समझ में आया कि शंकर भगवान की तीसरी आंख भी कंपनी को भस्म नहीं कर सकती। बताओ क्यों? क्योंकि कंपनी का निर्माण शंकर भगवान ने नहीं किया। किसने किया है? कानून में। तो कंपनी मरेगी भी कैसे? कानून से ही मरेगी। जैसे पंजीकरण कराया ना, उसको बंद कराने के लिए भी कानून में जाना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है? आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, एक कंपनी में आप 4 लोग कंपनी के डायरेक्टर हो, यानी कि चलाने वाले आप 4 हो, आप 4 ही शेयर होल्डर हो, यानी कि पैसा किसने लगाया है? आप चारों ने लगाया है। ये बात समझ में आ गई? मतलब जो भी सर्वे चल रहा है, आप 4 लोग हो। अब मान लीजिए चारों लोग कंपनी के बिजनेस के सिलसिले से मुंबई जा रहे थे, जयपुर से, अपनी कार में। हाईवे पे एक ट्रक इनकी कार को देख के मचल गया और इनकी कार को उड़ा दिया। चारों ऑन स्पॉट ही मारे गए। आज उस कंपनी में कोई नहीं बचा, उसको चलाने वाला कोई नहीं है, कोई सदस्य नहीं, जिंदा नहीं है, कोई संचालक जिंदा नहीं है। क्या कंपनी भी मर गई क्या? चलाएगा कौन? कोई चलाओ चाहे नहीं चलाओ, कंपनी कानून की नजर में जिंदा है। इसलिए कंपनी अलग और कंपनी को चलाने वाले अलग। समझ में आ गया? इसीलिए इसको कहते हैं शाश्वत उत्तराधिकार। शाश्वत उत्तराधिकार का मतलब कि कंपनी चलती रहेगी, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गोज फॉर एवर। सदस्य आ सकते हैं, सदस्य जा सकते हैं, आना जाना तो संसार का नियम है, चलता रहेगा, पर कंपनी चलती रहेगी। समझ रहे हो? आज रिलायंस है, अंबानी तो गया, दूसरे को मैं भेजने वाला हूं, उसकी जगह मैं उसको टेक ओवर करने वाला हूं। तो रिलायंस ही रहेगी, लोग चेंज हो जाएंगे। समझ में आ गई ना थीम? क्लियर है? तो कंपनी की एक अलग स्थिति है। अब मैं इसको ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आता हूं। इतना ही समझाऊंगा अभी कंपनी के बारे में, क्योंकि वो बाकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे। अगर आपने किसी भी कंपनी का निर्माण कर लिया, अगर आपने किसी भी कंपनी का क्या कर लिया? निर्माण, तो प्रत्येक कंपनी का अंकेक्षण यानी कि ऑडिट क्या है? अनिवार्य है। प्रत्येक कंपनी को ऑडिट करवानी क्या है? बोलो, मैंडेटरी है। समझ में आ गया? चाहे आप पूरी साल में कोई लेन देन मत करो,
आपने केवल कागजों में क्या कर ली, कंपनी बना ली। तो कंपनी बनाना और मर्सिडीज कार को घर लाना एक ही बात है। आप कार तो खरीद लाओगे पर चला नहीं पाओगे, मेंटेनेंस मांगती है कार। ऐसे कंपनी भी मेंटेनेंस मांगती है। जो ही कंपनी बना ली आपको ऑडिट करवानी क्या है, अनिवार्य है। तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि बताओ निम्नलिखित में से किसका अंकेक्षण अनिवार्य है। ऑप्शन ए एकल स्वामित्व यानी कि लाला जी की दुकान, ऑप्शन बी साझेदारी फर्म यानी कि पार्टनरशिप, ऑप्शन सी कंपनी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साहब कंपनी एक ऐसा फॉर्मेट है जिसकी ऑडिट करवानी क्या है, अनिवार्य है। चाहे आपकी इच्छा हो या नहीं हो, आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कंपनी एक्ट 2013 कह रहा है। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या सबके? प्रत्येक कंपनी का अंकेक्षण होना अनिवार्य है। यहां आपको कुछ नहीं देखना कि कितना टर्नओवर हो गया, कितना प्रॉफिट हो गया, कितनी बिक्री हो रही है। मैं कह रहा हूं कंपनी है ना, ऑडिट कराओ, चाहे लेन देन हो या नहीं हो। पूरी साल में केवल एक एंट्री कर दो ऑडिट फीस की, तो भी ऑडिट तो होगी ना। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है? आगे बढ़ूं। अब एक बात बताओ, ऑडिट कराना क्या है, किससे कराऊं? सीए से। तो यहां आपको बता दूं कंपनी को ऑडिट करवानी क्या है, अनिवार्य है, मैंडेटरी है। और ऑडिट करेगा कौन? तो इन्होंने कहा सब सीए करेगा। मैं आपको थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूं। कौन करेगा? ओनली सीए। सीए नहीं, ओनली सीए। दूसरा कोई भी व्यक्ति इस देश में कंपनी की ऑडिट करने के लिए क्या नहीं है, अधिकृत नहीं है। ये बात समझ में आ गई? तो बताओ ऑडिट कौन करेगा? ओनली सीए। समझ में आ रहा है? आ रहा है बेटा? सीए कौन होते हैं? नहीं, ये तो फुल फॉर्म हो गई। चार्टर्ड अकाउंटेंट, हिंदी में बोलते हैं संधि लेखाकार। सन की मत बोलते ना, संधि, संधि लेखाकार। कौन होते हैं सीए? जो ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का क्या है, सदस्य है। जो ICAI का क्या है, सदस्य है, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो क्या कहलाता है, सीए कहलाता है। समझ में आ रहा है? आप क्या आ रहा है बेटा? आप बताओ कैसे बनते हैं सदस्य? सदस्य कैसे बने? जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं मेंबर हूं ICAI का, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो कैसे बनते हैं सदस्य बताओ? पापड़ बेलने और क्या है? जैसे आप बेल के आए हो एक छोटा सा सीटी, अभी बेलोगे, और हमने भी 3 बार पापड़ बेले हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल एग्जाम। ICAI के द्वारा निर्धारित कुछ क्या है, एग्जामिनेशन से, ट्रेनिंग से, वो आपको लेनी पड़ती है। 3 साल हमें एक सीए के अंडर में ट्रेनिंग करनी पड़ती है। हमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ज्ञान लेने पड़ते हैं। अब मैंने 3 साल आर्टिकलशिप भी करी है साहब, सीए के अंडर में काम किया है, काम सीखा है, वहां से पढ़ाई करी है। अब देखो साहब क्या हुआ, मैं आपको बात बताता हूं, मुझे आज भी वो दिन याद है। 12 जुलाई 2006 की तारीख थी, मुझे आज भी याद है ये दिन, क्योंकि ये मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। 12 जुलाई 2006 को मेरा सीए फाइनल का रिजल्ट आया और मैं पास हो गया। उस टाइम में दिल्ली में था, मैंने दिल्ली से पढ़ाई करी थी, तो मैं 12 जुलाई 2006 को पास हो गया, वहीं था मैं। आदमी पास हो जाएगा तो क्या करेगा बताओ? सबसे पहले किसको फोन करेगा? उस टाइम बीबी नहीं थी बीबी आने के बाद प्राइटियां चेंज हो जाती हैं। उस टाइम बीबी नहीं थी, कंवारे ही थे। बताओ किसको फोन करेगा? अपने पेरेंट्स को। तो मैं अपने पापा को मैंने फोन किया, क्योंकि पापा की इच्छा थी कि मैं सीए बनूं। तो मैंने उनको फोन किया, बताओ फोन करके क्या बोलूं? हाँ, ये मत बोलना सीए बन गया
ये बोलना पप्पू पास हो गया, सीए नहीं बनाऊं। सर एग्जाम में पास हो गए और सीए कैसे बनोगे? अरे भैया एग्जाम पास होने से थोड़ी सीए बनते हैं। अब आपने एग्जाम से पास कर ली, आईसीआई में आपको आवेदन करना है, एक एप्लीकेशन देना है कि साहब मुझे अपना सदस्य बना लो, और वो सदस्य बनाने की लेते हैं फीस, डीडी जमा कराना पड़ता है, और सारे डॉक्यूमेंट्स मंगाते हैं कि तुम्हारे ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट्स, तुम्हारी एग्जाम की मार्कशीट्स, सब भेजो। सबको चेक करते हैं, और चेक करने के बाद अगर उनको सब कुछ सही लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, तो उनके यहां पर एक रजिस्टर है। उस रजिस्टर का नाम क्या है? सदस्यों का रजिस्टर। उनके यहां पर एक रजिस्टर होता है जिसका नाम क्या होता है बताओ? सदस्यों का रजिस्टर। उस रजिस्टर में आपका नाम लिख दिया जाएगा, आपका नाम लिख दिया जाएगा, और भारत के ऑफिशियल गजट में आपका नाम वन टाइम क्या होगा? पब्लिश होगा कि भाई इनको हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बना रहे हैं, क्योंकि आपके पास में बिट्टो पावर आ रहा है। यहां तक समझ में आ रहा है? तो जो ही इसमें नाम लिखते हैं तो आपको एक नंबर अलॉट करेंगे कि भाई इस नंबर पे आपका नाम लिखा है। उस नंबर को अपन क्या कहते हैं? मेंबरशिप नंबर, सदस्यता क्रमांक। क्या कहते हैं बताओ? सदस्यता क्रमांक कहते हैं। समझ में आ रही बात आपके यहां तक? और इस सीक्वेंस में चलते रहते हैं। जैसे मैं मेरे मेंबरशिप नंबर बताऊं, 407356, ये मेरे मेंबरशिप नंबर हैं, और ये लाइफ में वन टाइम मिलेंगे, और हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ये मेंबरशिप नंबर होते हैं। जिसके पास हैं वो अपने आप को क्या कह सकता है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। समझ में आ रही है क्या बात आपकी? क्लियर है? अब आप अगर गूगल पे जाके जुगल के बारे में जानना चाहें तो सिंपल से मेरे क्या डालोगे? मेंबरशिप नंबर, आईसीआई के पूरे कार्ड निकल के आ जाएगा। मैं कौन हूं, कब सीए बना था, मेरे अंडर में कितने लोग काम कर रहे हैं, मेरा ऑफिस कहाँ है, मेरा रेजिडेंस कहाँ है। हम पब्लिक डेटा हैं, मेरे बारे में सारी जानकारी आईसीआई से आपको तुरंत मिल जाएगी। बस आपकी मेरी डेट ऑफ बर्थ और मालूम होनी चाहिए। समझ लो? तो आपको पूरे डेटा निकल जाएंगे। तो जिसके पास ये मेंबरशिप नंबर है वो आईसीआई का क्या माना जाता है? सदस्य माना जाता है। बोलो समझ में आ गई? और जो आईसीआई का सदस्य है वही क्या कर सकता है? ऑडिट कर सकता है। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है क्या? कुछ पूछना चाह रहे हो बेटा? हर साल देनी है, हर साल। वन टाइम तो एंट्री फीस थी, फिर हर साल रिन्यूअल लगेगा। सर नहीं दे तो कोई बात नहीं, आपका नाम यहां से हटा देंगे। और अगर इसमें नाम नहीं लिखा हुआ है, इट मीन्स यू आर नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट। हर साल देनी पड़ती है भैया, मेरे 8,500 रुपये जाते हैं हर साल। सर आप पैसे देने के लिए सीए बने हो? देखो ये एनजीओ है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारे पैसे से हमको ही फायदा देता है। अगर मैं कल को मर जाऊं तो मेरे घर वालों को 10 लाख रुपए मिलेंगे। कहाँ से? आईसीआई की तरफ से। तो ये सीए के लिए है, मुझे कोई इंश्योरेंस कराने की जरूरत नहीं है, मेरा इंस्टीट्यूट देगा। तो हर सीए ऐसे मरता है, मरते मरते भी 10 लाख दे ही जाता है। तभी तो ससुर जी ने 20 लाख लगा दी थी शादी में कि 10 तो आ ही जाएंगे। यहां तक समझ गए क्या? तो ये सदस्यों के रजिस्टर में जिसका नाम लिखा हुआ रहता है वो अपने आप को क्या कह सकता है? सीए कह सकता है। अब आगे की कहानी सुनना बच्चों। सीए बनने के बाद आपके पास में 2 विकल्प होते हैं। सीए बनने के बाद में आपके पास में कितने विकल्प हैं? 2 विकल्प हैं। क्या? या तो किसी कंपनी में जाके नौकरी कर लो, भाई अपना रिज्यूम वगैरह, बायोडाटा वगैरह बनाओ, कंपनी में जाओ, इंटरव्यू दो, सिलेक्शन हो जाएगा। सीए को रखते हैं लोग बहुत, और अपनी जॉब करते रहो। या अपना खुद का ऑफिस खोल के बैठ जाओ कि हम किसी के यहाँ नौकरी नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? तो क्या करूं बताओ? नौकरी करूं कि खुद के काम करूं? अब देखो खुद के काम में पसीने बहुत आते हैं, क्योंकि वो तो सेट होगा जैसे होगा। नौकरी तो तुरंत मिल जाती है। अभी आप जूनियर अकाउंटेंट बन गए, डे 1 से आपकी इनकम शुरू, और आप सीए बन गए, डे 1 से बेरोजगारी शुरू। क्या करूं? क्या कहां जाऊं? समझ रहे हो आप? तो यहां पर जब सीए बन जाता है तो उसके पास में 2 विकल्प होते हैं।
कि या तो वो कहाँ चला जाए, सर्विस में। और जो मैंने कहा ना खुद का ऑफिस खोल के बैठ जाए, उसको मैं नाम दे रहा हूं प्रैक्टिस। क्या नाम दे रहा हूं? प्रैक्टिस, यानी कि खुद का अभ्यास करे, खुद का अभ्यास करे, प्रैक्टिस का नाम दे रहा हूं। समझ में आ रहा है? अगर मैं सीए बनकर किसी कंपनी में या कहीं भी मैं जॉब करता हूं, नौकरी करता हूं, तो मैं ऑडिट नहीं कर सकता, मैं ऑडिट नहीं कर सकता। तो नौकरी करने वाले सीए ऑडिट करने के लिए एलिजिबल नहीं है, योग्य नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या करना पड़ेगा फिर? अब प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है? मैं चाहता हूं कि साहब नौकरी नहीं करूं, खुद का ऑफिस खोल के बैठ जाऊं, क्या करूं? चलो ऑफिस ले लो, किराए पे बैठ जाओ। नहीं, फिर आपको किसके पास जाना पड़ेगा? आईसीआई के पास, उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी कि सर मैं क्या करना चाहता हूं, प्रैक्टिस करना चाहता हूं, मुझे आप अनुमति दें। तो इंस्टीट्यूट आपको एक और सर्टिफिकेट देगा। पहले आपके पास में सदस्यता का प्रमाण पत्र था, अब एक और देगा, जिसको अपन क्या कहेंगे? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास का प्रमाण पत्र। इंस्टीट्यूट आपको क्या देगा बताओ? अभ्यास का प्रमाण पत्र। तो बताओ, ऑडिट करने के लिए एलिजिबल व्यक्ति कौन हुआ? जो सीए है और किस में है? प्रैक्टिस में है, इन प्रैक्टिस, यानी कि अभ्यास में है। जो सीए है और किस में है बताओ? प्रैक्टिस में है, अभ्यास में है, वो ही बंदा ऑडिट कर सकता है। जैसे कि मैंने मेरा ऑफिस मानसून में कर रखा है, मैंने सीओपी ले रखी है। अब बच्चों मैं आपको इसकी दास्तान सुनाता हूं। ये बात है 12 जुलाई 2006 की, मैं सीए तो बन गया। जुलाई तो साहब ऐसे ही निकल गई, यार दोस्तों में पार्टी साटी ये वो, खुशी खुशी में 15-20 दिन तो ऐसे ही निकल गई। अगस्त में मेरे पापा ने बुलाया, बेटा आप क्या पीछे जा रहे, तेरा क्या करेगा? मैंने कहा हमने तो कोई विचार किया ही नहीं। तो बोले तेरे को मैं ही पालता रहूंगा क्या? अरे विचार कर, मैं तो तेरी शादी की सोच रहा हूं। ठीक है साहब, अब क्या करें समझ में आया नहीं। तो मैंने एक जगह नौकरी ज्वाइन कर ली, जॉब ज्वाइन कर ली कि यार कहीं कुछ 2 पैसे कमा लेते हैं। नौकरी ज्वाइन करी तो रोज मेरे पापा मेरे को फोन करके डांटते थे कि तू बढ़िया का बेटा है, नौकरी कर रहा है। मेरे ताऊ जी की आज से 50 साल पहले सरकारी नौकरी लग गई थी। उस टाइम पे सरकारी नौकरी लगना बड़ी बात थी, लगी 100 रुपए की थी। तो मेरे दादाजी ने मेरे ताऊ जी को कमरे में बंद करके धनाधन पीटा कि बोले नालायक तूने किससे पूछ के नौकरी करी? बोले नौकरी फिर तूने क्यों यस करी है? नहीं करनी। मेरे पापा भी इसके अगेंस्ट, जॉब नहीं करनी साहब। हमारे खानदान में आज तक किसी ने जॉब ही नहीं करी, कि नौकरी नहीं करनी, खुद का व्यापार करूं। मैं कहा क्या करूं? बोले तू सीए ऑफिस खोल ले। अब पापा की इच्छा थी, ठीक है साहब, मैंने अपना ऑफिस खोल लिया। ऑफिस के सामने 2 डिग्रियां टाक दी। कौन कौन सी? सदस्यता का प्रमाण पत्र, अभ्यास का प्रमाण पत्र। और यहां मैं बैठा, कभी डिग्री मेरे को देखे, कभी मैं डिग्री को देखूं। कब आंखों ही आंखों में पूरा दिन निकल गया, पूरा महीना निकल गया। और पहले महीने का बिल आया मेरा कितना? -20,000। किराया भी देना, इंटरनेट का बिल भी देना, एक चपरासी रख लिया उसको भी सैलरी देनी। कमाई तो आई ही नहीं, ग्राहक ही नहीं आए। अब साहब दुकान खोलते ही ग्राहक तो आएंगे नहीं। और आप सोच रहे हो कि हमको कोई ऑडिट हमें सरकार अलॉट करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, खुद को ही ढूंढना है। तो मेरी कमाई नहीं हुई। मैं पापा को बोलने लग गया, मैंने कहा पापा ये कहाँ फंसा दिया मेरे को, अच्छी खासी नौकरी कर रहा था। और नौकरी भी आजकल नौकरियां थोड़ी रही हैं साहब, 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ के पैकेज हैं, साल के 1.5 करोड़ रुपए दे रहे हैं सीए को, और यहाँ 20,000 रुपये माइनस में जा रहा हूँ। मैं पापा कहाँ फंसा दिया? बोले इससे बढ़िया तो मेरे को फीलिंग आ रही है कि पार्ट टाइम में गोलगप्पे की दुकान खोल लेता हूँ, 5-10 हज़ार रुपये लेके ही घुसूंगा। पापा ने कहा नहीं लगा रहे, ये जितने भी नुकसान हो रहा है मैं दूंगा। फिर पापा ने कहा बेटा देख थोड़ा बुद्धि लगा, एक काम कर
कहीं पे पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर ले। क्या कर ले? पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर ले। पार्ट टाइम जॉब का मतलब सुबह शाम का। तो मैंने कहा क्या सुबह शाम नौकरी करेंगे किसी की? तो हमने उठा ली कलम, पढ़े हुए तो थे ही कि पढ़ा लेते हैं, जो ज्ञान है उसको बांट देते। तो वो थोड़ा सा इनकम का सोर्स स्टार्ट हुआ कि चलो ये माइनस तो रुका। अब बताओ मैं ऑडिट कर सकता हूं क्या? तो देखो बच्चों, इंस्टीट्यूट इसके खिलाफ है। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ना, ये इलीगल है, मैं नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मैं कौन हूं? प्रैक्टिसिंग सीए हूं, मुझे अनुमति नहीं है पढ़ाने की। मैं आपको बताऊं, इस टाइम पढ़ा रहा हूं, इस टाइम तो मुझे कहाँ होना चाहिए था? मेरे ऑफिस में होना चाहिए था। मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूं ना, पर मैं तो पढ़ा रहा हूं। पर मैंने इंस्टीट्यूट से परमिशन ले रखी है, और हमको इंस्टीट्यूट परमिशन देता है 1 वीक में 25 घंटे पढ़ा सकते हो आप, 1 सप्ताह में 25 घंटे पढ़ा सकते हो, उससे ज़्यादा की अनुमति नहीं है। तो ये ध्यान रखना, प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो और वो कर रहे हो पार्ट टाइम, पार्ट टाइम समझ गए ना, अंशकालिक, तो आप ऑडिट नहीं कर सकते। तो तीसरी कंडीशन क्या हो गई ऑडिट करने के लिए? आप प्रैक्टिस में कैसे हो? ऑल टाइम, पूर्ण कालिक। पार्ट टाइम कहीं पे जॉब कर लो, वो समझ में आएगा, लेकिन फुल टाइम किस में होना चाहिए आपका? प्रैक्टिस में। पूरा टाइम आपको कहाँ देना है? प्रैक्टिस में देना है, वही ऑडिट कर सकता है। बोलो ये बात समझ में आ रही है? यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल नहीं कर सकता। कंपनी के पास तो 1000 काम होते हैं। आप ऑडिट के भी मायने समझो अलग अलग। जो इसका क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे पूछा भी, दिमाग में आनी भी चाहिए ऐसी बात कि सर फिर वो सीए जो है, जो नौकरी करता है, वो क्या करता है? यही तो जानना चाह रहे हो। वो भी ऑडिट ही करता है, लेकिन वो ऑडिट कौन सी करता है? इंटरनल ऑडिट। वो ऑडिट कैसी करता है बताओ? इंटरनल ऑडिट। 2 तरह की ऑडिट हो गई। और जो हम ऑडिट पढ़ रहे हैं अभी, वो एक्ट की वजह से पढ़ रहे हैं, तो इसको मैं क्या नाम दूंगा? स्टैच्यूटरी ऑडिट। स्टैच्यूटरी ऑडिट। आगे से क्या कहूंगा मैं इसको हिंदी में? वैधानिक अंकेक्षण। वैधानिक अंकेक्षण। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये तो क्या होती है? अनिवार्य। आपकी इच्छा हो या नहीं हो, करानी पड़ेगी, ये आपकी इच्छा है। आपको लगता है कि यार सीए साहब आएंगे, पूरी साल खत्म होने के बाद आएंगे, फिर गलतियां ढूंढेंगे, फिर बताने से फायदा भी क्या? हमारे तो गलती हो तुरंत पकड़ में आ जाए, तो बंदे को नौकरी पे रखो भाई। जो डेली की डेली क्या करता रहेगा? चेक करता रहेगा। उसको अपन क्या कहते हैं? आंतरिक अंकेक्षण। ये आपकी इच्छा है, रखो तो ठीक, नहीं रखो तो ठीक। तो बड़ी बड़ी कंपनियां रख लेती हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां इतना इंतजार थोड़ी करते हैं कि पूरी साल खत्म होगी, फिर सीए साहब आएंगे और फिर क्या करेंगे? ऑडिट करेंगे और हमारी गलतियां बताएंगे। और मैंने बता भी दी, मान लो और 2 कर्मचारियों की चोरी पकड़ भी ली, और मालिक को बताया कि साहब तुम्हारे 2 कर्मचारियों ने चोरी करी है। बोले यार सीए साहब मजा नहीं आया। अगर मजा नहीं आया मतलब मजे की कोई डेफिनेशन थोड़ी है। साहब मैंने तो चोरी पकड़ के दी है आपको। अरे साहब आपने जिन लोगों की चोरी पकड़ के दी है, वो तो हमारे यहाँ से नौकरी छोड़ के गए, अब क्या कर लूँ? आप उसी टाइम बता देते ना, तो मैं उनका कुछ ना कुछ कर देता। तो मैंने कहा भैया मैं तो ऑडिट करने कब आऊंगा? अब बताओ ऑडिट कब शुरू होती है? आपके सामने ही है ना, 12 से 1 तो मनीष सर ले रहे हैं ना पहले, फिर ही तो ऑडिट शुरू हो रही है। जहां मनीष सर रुक जाते हैं वहां मैं शुरू होता हूं। नहीं समझे? जहां लेखांकन समाप्त हो जाता है वहां अंकेक्षण प्रारंभ होता है। पहले तुम बही खाते तो लिख लो, फिर उसकी गलतियां क्या है वो मैं चेक करूंगा। समझ रहे हो? तो मनीष सर जो आपको सिखा रहे हैं, फिर आप क्या सीखे क्या नहीं सीखे वो मैं चेक करूंगा। तो वो क्या हो गई? ऑडिट हो गई। समझ में आ गया ना? तो क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियां इतना इंतजार नहीं करती कि पूरी साल खत्म होए और उसके बाद वो आए और फिर गलतियां ढूंढे। तो वो क्या करते हैं? इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करते हैं। तो इंटरनल ऑडिटर मोस्टली जॉब करने वाले होते हैं, और हमारे जैसे लोग क्या होते हैं? स्टैच्यूटरी ऑडिटर होते हैं। ये समझ में आ गया क्या सबके? क्लियर है? तो देखो कंडीशन क्या होगी ऑडिट करने के लिए? योग्य व्यक्ति कौन है? चार्टेड अकाउंटेंट हो, प्रैक्टिस में हो, पूर्णकालीन प्रैक्टिस में हो। अच्छा ये मेरी डिग्री नेशनल है कि इंटरनेशनल? बताओ नेशनल है कि इंटरनेशनल? देखो बच्चों मैं आपको इसमें भी एक किस्सा सुनाता हूं। हर आदमी को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो अंबानी ही क्यों ना हो। मैंने भी किया है। जब मैं सीए बना तो काम ही नहीं था,
इधर उधर पढ़ा वढ़ा के अपनी रोजी रोटी पाल रहा था, मतलब बड़ा मुश्किल था कि परिवार पाल लें। तो इस बात को देख के मेरे ससुर जी बड़े व्यथित हुए कि यार मैंने तो सीए समझ के लड़की दी है और ये आदमी अपनी रोजी रोटी को तरस रहा है। मैं कहा ठगे गए। अब ठगे गए तो गए साहब, ये तो ठगाई एक बार हो गई तो हो गई, बैग तो होता नहीं इसमें। तो मेरे ससुर जी ने मुझे एक बात कही, बोले बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हो, ये पढ़ाते वढ़ाते रहते हो, क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो, फॉरेन चले जाओ, विदेश चले जाओ। तो मेरी साली एक, वो भी सीए है और उसके हस्बैंड जो हैं वो भी सीए हैं, और दोनों दुबई में एक बहरीन करके जगह है, वहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट है फ्रांस के बैंक में। उन्होंने उनको बोल दिया, उनका मेरे पास में मेल आया कि आपका मैं अपॉइंटमेंट लेटर भेज रही हूं, 4 लाख रुपए महीने सैलरी है, आ जाओ। ये बात है 2006 की। उस टाइम मेरे को 4 लाख रुपए बहरीन में मिल रहे थे कि आ जाओ आप, आपको इंटरव्यू कुछ नहीं देना, मैं ही अपॉइंट करने वाली हूँ, आ जाओ आप। फ्रांस का कोई बैंक था, उसमें वहां पे जॉब मिल रही थी। मैंने कहा वहां पे खोले के हनुमान जी हैं क्या? मैं नहीं, मैं कहा फिर नहीं आऊँगा यार, मंगलवार की मंगलवार खोले के हनुमान जी के जाके जो दाल बाटी चूरमा है वो दुबई में कहाँ है? ना ना ना, हमें नहीं जाना भैया। अगर मैं दुबई चला जाऊँ, वहां अपना ऑफिस खोलूँ तो प्रैक्टिस कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ, दुबई में भी अलाउ है। लेकिन दुबई का सीए इंडिया की कंपनी की क्या नहीं कर सकता? ऑडिट नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या हो गई? प्रैक्टिस कहाँ करेंगे आप? इंडिया में। कहाँ करेंगे बताओ? इंडिया में, भारत में। अब बोलो समझ में आ गई क्या बात? तो अब बताओ नटसेल में कंपनी की ऑडिट करवाना क्या है? अनिवार्य। और इसके लिए योग्य व्यक्ति कौन है? एक ऐसा चार्टेड अकाउंटेंट जो पूर्णकालीन क्या है? भारत में अभ्यासरत है। वो सीए क्या कर सकता है? कंपनी की ऑडिट कर सकता है। समझ में आ गई ये बात? क्लियर है? आगे बढ़े बच्चों। एक वो समय था जब मैं दाल रोटी के लिए तरसता था, एक ये समय है जब मैं टाइम के लिए तरसता हूँ कि टाइम ही नहीं रहता। काम का लोड है इतना भयंकर, इतने काम है ऑफिस में, मेरे 12-12 लोगों का स्टाफ है, वो काम करने में लग रहे हैं, 250 ऑडिटे हैं मेरे पास में, कंट्रोल में नहीं होता। और लोग और जुड़े जा रहे हैं, जुड़े जा रहे हैं, जुड़े जा रहे हैं। पहले मैं विजिटिंग कार्ड रखता था जेब में, किसी को वैसा कोई काम हो तो बताना। अब कोई फोन भी आता है, यार कोई काम बता देगा, रहने दो, पहले वाले तो नहीं निपट रहे। काम का लोड आ गया ज्यादा, अब मैं अकेला संभाल ही नहीं पा रहा। तो क्या मैं किसी को पार्टनर बना लूं? एक से भले 2। तो मिस्टर जे मिस्टर के साथ क्या कर लेता है? पार्टनरशिप। और इन दोनों ने मिलकर क्या बना ली? जेके एंड कंपनी। नॉन कॉमर्स वाले से पूछते हैं, आप भी नॉन कॉमर्स हो आप? ये क्या है? नहीं, यही समझाना है, नाम से कंफ्यूज नहीं होना। जेके एंड कंपनी ये क्या है? एक साझेदारी फर्म है। कंपनी की पहचान का तरीका, नाम के अंत में या तो क्या होगा? लिमिटेड, या नाम के अंत में क्या होगा? प्राइवेट लिमिटेड। एंड कंपनी तो फैशन है। अब कोई दुकान पे लिखा देता है राधे श्याम एंड सन्स, तो वो पिताजी थोड़ी हो गए, वो तो दुकान का नाम है साहब, ये फैशन है। एंड एसोसिएट्स हो सकता है, एंड कंपनी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों ने मिलकर एक सीए की क्या बना ली? पार्टनरशिप फर्म। ये भी कौन है? सीए हैं, और ये भी कौन है? सीए हैं। बताओ क्या ये फर्म ऑडिट कर सकती है क्या? क्या इस फर्म को नियुक्त किया जा सकता है क्या? सीए की पार्टनरशिप फर्म को अपॉइंट किया जा सकता है क्या? देखो मैंने आपको पहले बताया ये सब्जेक्ट समझने वाली है बस। बताओ बेटा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना मैं जो बोल रहा हूं? मान लीजिए कंपनी है एबीसी लिमिटेड, इसको ऑडिट करवानी है, इसको ऑडिट करवानी है। ऑडिट कौन करेगा? सीए। ये इस जे को अपॉइंट नहीं कर रही, के को नहीं कर रही, किसको अपॉइंट कर रही है? फर्म को। कर सकती है क्या या नहीं कर सकती? तो देखो सीए चाहे अकेला काम करे तो भी योग्य है, और चाहे सीए मिलकर क्या बना लें? पार्टनरशिप फर्म बना लें। तो उस फर्म को भी क्या कर सकते हो आप?
अंकेक्षक के रूप में नियुक्त कर सकते हो। तो अंकेक्षण फर्म को भी अंकेक्षक के रूप में क्या किया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। समझ में आ रही बात? अब सुनो, आजकल क्या है, मल्टीपल सर्विस का जमाना है। किसका जमाना है? मैं आपको बात बताता हूं, 2011 के आसपास की बातें हैं, 2011 की 2013 के आसपास की बात है। हमारे यहाँ अकाउंट्स के जो सर है मनीष सर, ये जब हम लोग साथ पढ़ते थे, दोनों हम लोग साथ पढ़े हुए हैं, बचपन के दोस्त हैं सब, साथ पढ़े हुए हैं, तो ये उस टाइम से ही पढ़ाता है। मैंने तो मजबूरी में उठाई थी कलम कि पेट नहीं पाल रहा था इसलिए क्या करूं, इसका शौक था। 11th-12th में था तब से पढ़ा रहा था, पढ़ाता रहता था। मैं विद्यासागर में पढ़ाता, ये भी विद्यासागर में पढ़ाता था, हम दोनों सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। तो ये बीच में भाग जाता था वहां से, फिर वापस आता 2-1 घंटे बाद। मैं कहा, बोले यार पढ़ा के आया हूँ। मैं को और कहाँ पढ़ाता है तू? बोले सीए का तो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट अपना यही है और अपन पढ़ा ही रहे हैं यहाँ पे, हम दोनों ही पढ़ाते थे वहाँ पे। बोले यार मैं कंपटीशन में पढ़ाता हूँ। मैंने कहा कंपटीशन में क्या होता है? बोले जूनियर अकाउंटेंट को। मैं कहा ये क्या होता है? मुझे यही मालूम नहीं था कि जूनियर अकाउंटेंट भी कोई चीज़ होती है। हम तो भाई सीए की लाइन में थे, हमको क्या मालूम। तो मनीष सर पढ़ाते थे हमारे पे अकाउंट्स और ऑडिट। फिर मनीष ने मुझे कहा कि यार तू एक काम कर, ये ऑडिट तू पढ़ा, मैं अकाउंट्स ही पढ़ाऊंगा। मैं कहा तू अपने पेट की रोटी मुझे क्यों दे रहा है? अरे बोले मैं तो काम निकाल रहा था ऑडिट में, ऑडिट का टीचर तो तू है, मैं तो किसका टीचर हूं? अकाउंट्स का। तो देखो क्या है, मनीष ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्हें एक बात समझ में आ गई कि स्पेशलाइजेशन की बहुत ज़्यादा क्या है, जरूरत है, विशिष्टीकरण बहुत आवश्यक है। और लोगों को एक ही छत के नीचे सारी सर्विस चाहिए कि आपको 6 के 6 सब्जेक्ट यहीं चाहिए, एक ही छत के नीचे। एक आदमी 6 सब्जेक्ट में कभी एक्सपर्ट नहीं हो सकता, चाहे वो कितना ही इंटेलिजेंट हो। उसको अपनी एक्सपर्टीज लेने के लिए कुछ ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। तो मैंने ऑडिट पढ़ानी शुरू करी। ऐसे ही कंपनी के साथ है, हमारे पास में लोग आते हैं और कहते हैं सर ये जो कंपनी कार्यालय का काम है, आरओसी का काम है, ये भी आप ही करो। मैंने कहा यार ये हम नहीं करते, ये तो कौन करते हैं? सीएस करते हैं, कंपनी सचिव करते हैं, सीए थोड़ी करते हैं ये काम। बोले सर मैं तो आपको जानता हूं। तो अब जब सीएस के काम आने लगे तो हमने इसमें एक और पार्टनर ऐड कर लिया। किसको? मिस्टर जी को। पर ध्यान से सुनो, मिस्टर जी सीए नहीं है, ये कौन है? कंपनी सचिव है, ये कंपनी सेक्रेटरी है, और ये आज हमारा पार्टनर है। समझ में आ रहा है बेटा? बताओ इस फर्म में कितने पार्टनर हैं? 3। कौन कौन? जे के जी। मैं पूरे एग्जाम्पल यही देता रहूंगा आपको बार बार में। जे के एंड कंपनी, उसमें 3 पार्टनर, जे के जी। एक्चुअली मैंने डम्मी बना रखे मेरे नाम से, मेरा नाम तो आपको मालूम ही है। समझ गए? कुछ समझ गए? जोरू का गुलाम, जे के जी। तो बताओ बच्चों, क्या ये फर्म अभी भी ऑडिट कर सकती है क्या, या नहीं कर सकती? 3 में से 2 ही सीए हैं, 3 में से 2 ही सीए हैं, एक सीए नहीं है। बताओ ये फर्म को अपॉइंट किया जा सकता है क्या? तो अब सुनो, अगर आपको इधर उधर की बुक उठा लाएंगे तो वो लोग क्या करेंगे? कंपनी एक्ट 1956 के प्रोविजन टिकाएंगे और ऊपर के कवर पे क्या लिख देंगे? कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार पूर्णतः संशोधित, पर अंदर माल किसका है? 1956 का। वहां कंफ्यूज होना आपका तय है, क्योंकि कंपनी एक्ट 1956 में ये लिखा हुआ था कि फर्म के सभी साझेदार क्या होने चाहिए, लेकिन कंपनी एक्ट 2013 में क्या लिखा इन्होंने? फर्म के अधिकांशतः, अधिकांशतः बोले तो मेजोरिटी, अधिकांशतः साझेदार क्या होने चाहिए? बताओ, सी होने चाहिए। ये चेंज कर दिया इन्होंने कंपनी एक्ट 2013 में। और ये आप जब बुक इधर उधर से उठा लाओगे और वहां आप कहोगे सर आपने तो अधिकांशतः बोला है, और वहां क्या लिखा हुआ था? सभी। तो वो कंपनी एक्ट 1956 में था, यहाँ पे क्या लिखा? अधिकांशतः साझेदार क्या होने चाहिए? सी होने चाहिए। अधिकांशतः का मतलब समझ गए? 3 में से 2, तो अधिकांशतः हो गए, मोस्टली हो गए। तो इस फर्म को भी क्या कर सकते हो आप? नियुक्त कर सकते हो। यहां तक की बात समझ में आ रही है क्या? हाँ बेटा। हाँ, प्रैक्टिस के बिना तो पार्टनर ही नहीं बनेंगे इसमें।
जॉब वाला पार्टनर हो ही नहीं सकता ना मेरा। और आपको चलो आपने पूछ लिया तो बता दूं कि हमारा पार्टनर हर कोई बन भी नहीं सकता। आपको सर मैं आपको 2 करोड़ देता हूं, आपकी फर्म में पार्टनर बना लो, मैं चाहता भी हूं बनो आप, कि 2 करोड़ आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बना नहीं सकता, क्योंकि फर्म जो है उसमें पार्टनर ऐड करूंगा तो मुझे किसको बताना पड़ेगा, आईसीआई आपको अलाउ ही नहीं करेगा। हम केवल उन्हीं को पार्टनर बना सकते हैं जो प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो सीएस हो, चाहे वो सीएमए हो, या एडवोकेट को भी हम पार्टनर बना सकते हैं, ठीक है ना। हर किसी को नहीं बना सकते पार्टनर, अलाउड ही नहीं है। और जॉब करने वाला तो पार्टनर बन ही नहीं सकता हमारा। जॉब पे रख ली तो वो ऑडिट कैसे करेगा? इस बच्चे ने ये पूछा है कि सर ये आपकी सीए फर्म है और आपने मिस्टर राम नाम के एक चार्टेड अकाउंटेंट को नौकरी पे रख लिया, तो सीए फर्म में भी तो नौकरी करते ही हैं लोग, तो ये ऑडिट नहीं कर सकता। ऑडिट कौन करेगा? अपॉइंट किसको किया है? राम को किया है क्या? अपॉइंट किसको किया है? फर्म को किया है। और फर्म के भी यहाँ पे साइन कौन करेगा? उस फर्म का पार्टनर करेगा। कौन करेगा? पार्टनर, जो चार्टेड अकाउंटेंट हो। बोलो समझ में आ गया क्या? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ूं? अब देखो जब तक आपके नोट्स नहीं आ जाते हैं कुछ पॉइंट्स नोट कर सकते हो आप अपनी कॉपी में। स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर आपका कौन सा? कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट। सबसे पहला काम का पॉइंट, प्रत्येक कंपनी का अंकेक्षण, प्रत्येक कंपनी का अंकेक्षण अनिवार्य है। प्रत्येक कंपनी का अंकेक्षण क्या है? अनिवार्य है। समझ में आ गया सबके? कि कोई भी कंपनी हो, चाहे निजी कंपनी हो, चाहे सार्वजनिक कंपनी हो, वो मैं बाद में बताना चाहूंगा आपको। कंपनी के प्रकार कई तरह के होते हैं, चाहे छोटी सी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, कोई भी हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे सर्जन हो, ऑडिट सबको करानी पड़ेगी, मैंडेटरी है। एक लाइन समझ गए? दूसरी बात, कंपनी अंकेक्षण से संबंधित, कंपनी अंकेक्षण से संबंधित प्रावधान, कंपनी अंकेक्षण से संबंधित प्रावधान, कंपनी अधिनियम, कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय 10 को रोमन में लिखना बच्चों, ठीक है ना। एक्ट में जो चैप्टर्स होते हैं उसको रोमन में लिखा जाता है, के अध्याय 10, और उसका नाम क्या है? ऑडिट एंड ऑडिटर्स। ऑडिट एंड ऑडिटर्स में बताए गए हैं। कंपनी ऑडिट से संबंधित प्रावधान किसमें बताए गए हैं बताओ? कंपनी एक्ट 2013 के अध्याय 10 में बताए गए हैं। समझ में आ रहा है सबके? अब इसका मतलब आपको क्या पढ़ना है? कंपनी एक्ट 2013 का चैप्टर 10 पढ़ना है, जिसका नाम क्या है? ऑडिट एंड ऑडिटर्स। इसमें धारा 139 से 148 तक का वर्णन है। इस चैप्टर में कहां से लेकर कहां तक की धारा है बोलो? 139 से लेकर 148 जो निम्न है। समझ रहे हो बच्चों? अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं? धाराएं 139 से लेकर कहां तक? तो अब आपके ऑडिट के 24 क्वेश्चन ही बचे। एक तो ये रहा, एक गारंटेड क्वेश्चन आएगा 100%। साइड में जब लिख के ही लिख देना गारंटेड, एक क्वेश्चन। कोई भी धारा पूछेंगे, हर बार आता है कि बताओ अंकेक्षक की नियुक्ति से संबंधित धारा कौन सी है, अंकेक्षक की योग्यता से संबंधित धारा
कौन सी है, एक धारा का इक्वेशन आएगा बस, और ये आएंगी यहां से लेकर यहां तक। समझ रहे हो ना, क्योंकि कानून पढ़ रहे हो ना, कानून में तो क्या होंगी, धारा होंगी। कानून में शब्दों का बड़ा खेल है साहब, अर्थ का अनर्थ हो जाता है अगर आप गलत इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हो तो आप देखो धारा में कौन कौन सी धारा में क्या क्या लिखा हुआ है। ये तो धारा है 139 और ये इसके प्रावधान, कौन सी धारा में क्या लिखा हुआ है समझना। धारा 139 में आपको दिया हुआ है क्या, अंकेक्षक की नियुक्ति। ठीक है, अभी मैं केवल हेडिंग बता रहा हूं आपको, अंदर तो बहुत सारी धाराएं हैं, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। किसी भी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट धारा 139 में होता है। अंकेक्षक को पद से हटाना, रिमूवल ऑफ ऑडिटर। भैया आपने अपॉइंट कर दिया, नहीं जम रहा आदमी आपको तो हटा दो, कोई जरूरी थोड़ी उसे ऑडिट कराओ, नहीं जम रहा तो हटा दो। धारा 141 अंकेक्षक की योग्यता एवं अयोग्यता, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, कि साहब कंपनी की ऑडिट कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, धारा 141 में। धारा 142 अंकेक्षक का पारिश्रमिक, कि सब काम करेगा तो फीस भी देनी पड़ेगी, तो कितनी फीस दें कौन तय करेगा, ये बातें धारा 142 में है। धारा 143 अंकेक्षक के अधिकार एवं कर्तव्य, अंकेक्षक के अधिकार एवं कर्तव्य, कि साहब ऑडिटर के क्या क्या राइट्स होते हैं, और जहां राइट्स हैं वहां पे उनकी ड्यूटी भी है, कि आपकी क्या ड्यूटी है ऑडिट करते टाइम, आपके क्या राइट्स हैं। धारा 144 में कुछ लिस्ट दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि अंकेक्षक के द्वारा कुछ सेवाएं प्रदान न करना, कुछ सेवाएं प्रदान न करना। सब इनमें लिस्ट दी हुई है कि अगर आप ये काम करोगे तो फिर आप क्या नहीं कर सकते, ऑडिट नहीं कर सकते। जैसे सर्जन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड की ऑडिट मैं नहीं कर सकता, जबकि मैं खुद प्रैक्टिस में हूं, मेरा खुद का ऑफिस है, पर मैं इसकी ऑडिट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज आई एम द डायरेक्टर इन दिस कंपनी। मैं इस कंपनी में क्या हूं, डायरेक्टर हूं, तो मैं खुद की ऑडिट खुद ही थोड़ी करूंगा, हमें दूसरे से करवानी पड़ेगी, जो निष्पक्ष जांच नहीं होगी। मूल फंडा वही है अपना जो कल पढ़ा था अपन ने, कि ऑडिट कैसी जांच होती है, स्वतंत्र जांच। धारा 145 अंकेक्षण प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर, प्रतिवेदन को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट, अंकेक्षण प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर, सिग्नेचर ऑन ऑडिट रिपोर्ट, कि साहब ऑडिट रिपोर्ट पर साइन कौन करेगा। धारा 146 साधारण सभा में उपस्थित होने का अधिकार, साधारण सभा में उपस्थित होने का अधिकार, साधारण सभा में उपस्थित होने का अधिकार, कि साहब जो सदस्यों की सभा होती है, जो सारे लोग उसके मालिक हैं, उनको बुलाया जाता है, तो उसमें किसको बुलाया जाएगा, ऑडिटर को भी बुलाया जाएगा, ये उसका अधिकार है। धारा 147 ये क्या कहती है, जुर्माना, अगर तुमने कुछ गड़बड़ करी तो तुम्हारे ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी। और आखिरी धारा 148 ये क्या कहती है, लागत अंकेक्षण, कॉस्ट ऑडिट, लागत अंकेक्षण कॉस्ट ऑडिट। समझ में आ गया? इस चैप्टर में अपने को ये सब पढ़ना है, ये सारी चीजें अपने को पढ़नी है, इन सेक्शंस को घोट के पी जाना। एक क्वेश्चन गारंटेड है, मतलब वारंटी नहीं है, गारंटी है कि आएगा ही आएगा।
और सिंपल, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा आएगा। पिछली बार का जूनियर अकाउंटेंट का पेपर उठा के देखो, 3 क्वेश्चन आए थे धारा के, अपन तो एक की गारंटी दे रहे हैं कि साहब एक तो आएगा ही, और सिंपल सा आएगा कि अंकेक्षक की योग्यता और अयोग्यता से संबंधित कौन सी धारा है, अंकेक्षक के अधिकार और कर्तव्य कौन सी धारा में बताए गए हैं। समझ में आ रहा है? अंकेक्षक की नियुक्ति कौन सी धारा के तहत की जाती है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। और ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने बोले हैं, पिछली बार का जूनियर अकाउंटेंट का पेपर उठा के देखो, आरपीएससी की साइट पे जाके फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का पेपर उठा के देखो, स्कूल लेक्चर वाला, आरपीएससी आप एबीएसटी का पेपर उठा के देखो, किसी भी ऑडिट का पेपर उठा के देख लो जिसमें कंपनी ऑडिट है, धारा का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो याद कराऊं, सबसे पहले क्या कर दो, नियुक्ति नहीं जमे रवानगी, नियुक्ति करने से पहले योग्यता योग्यता देख लो, पैसा भी दो भाई अगले को, फिर पैसा देते बोलो भैया तेरे क्या कर्तव्य है बोल, ठीक है, फिर वो कहेगा साहब ये काम तो मैं नहीं कर सकता, और साइन करवा लो पैसे दिए, फिर मीटिंग में बुला के उसको लड्डू उड्डू खिला दो, चलिए भाई तूने काम किया, आजा तू भी आजा, लड्डू उड्डू खा लेना, और गलती करे तो जुर्माना, और लास्ट में लागत अंकेक्ष। इतना सा याद करना है। बोलो समझ में आ गया क्या? ये तो था एक्ट का अध्याय 10। इसके साथ हमें रूल्स भी पढ़ने हैं, रूल्स भी पढ़ने हैं। कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स 2014, उसको अपन क्या कहते हैं, कार 2014, वो भी पढ़ने हैं। देखो आपको नोट्स किस तरीके से मिलेंगे, ऐसे ये मैंने पहला चैप्टर शुरू किया है, आपके लिखा हुआ मिलेगा चैप्टर 1। ये जो आप देख रहे हो पीपीटी एज इट इज, ये कि ये नोट्स हैं, यही मिलेंगे आपको बुक फॉर्मेट में। प्रत्येक कंपनी को अपने बही खाते अंकेक्षण करवाना क्या है, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं बाइलिंगुअल, हमारे सारे के सारे नोट्स तुरंत ही उसकी इंग्लिश नीचे है कि इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड। कंपनी ऑडिट, कंपनी ऑडिट से संबंधित प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय 10 में बताएंगे, जिसका नाम क्या है, ऑडिट एंड ऑडिटर्स। इस अध्याय में धारा 139 से लेकर 148 तक के प्रावधान है। इसके अलावा हमें रूल्स भी पढ़ने हैं। कंपनी ऑडिट से संबंधित नियम किसमें मेंशन है बताओ, कार 2014 में बताए गए हैं। क्लियर है? अब ये धाराएं, धारा 139 किससे रिलेटेड है, नियुक्ति से, 140 पद से हटाना, 141 योग्यता योग्यता, 142 पारिश्रमिक, 143 अधिकार एवं कर्तव्य, 144 कुछ सेवाएं प्रदान न करना, 145 रिपोर्ट पे हस्ताक्षर, 146 साधारण सभा में उपस्थित होने का अधिकार, 147 जुर्माना, और 148 लागत अंकेक्षण, और 177 और है जो मैंने अभी नहीं लिखवाई है, वो बीच में आएगी। ठीक है, कौन सी, अंकेक्षण समिति। अब हमने पहली धारा स्टार्ट करी, धारा 141 कि सब कंपनी की ऑडिट करने के लिए योग्य व्यक्ति कौन है, और ये आज मैं आपको स्टार्ट करा चुका हूं। पहली धारा पढ़ रहे हैं हम, धारा 141 की उपधारा 1। ठीक है, क्या पढ़ा देखो अपन ने, कंपनी का अंकेक्षण केवल एक ऐसा सीए यानी कि संधि लेखाकार कर सकता है जिसके पास पूर्णकालीन अभ्यास का क्या है, प्रमाण पत्र है, तथा जो भारत में क्या कर रहा होता है, अभ्यास। समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक का? इतना ही पढ़ते हैं, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अपन ने स्टार्ट कर दी है कौन सी धारा आपकी, धारा 141। एक क्वेश्चन की तैयारी 25 में से आज आपकी हो गई, जो आपको धाराएं एकदम अच्छे से याद करनी है। तो साथ साथ पढ़ते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो, आप निश्चिंत रहो, आपको और कुछ नहीं पढ़ना। इसलिए नॉन कॉमर्स वाले तो 1% ही मत घबराओ, कॉमर्स वालों को जरूर घबराना है। और उसका कारण सिंपल सा है कि उनका फर्स्ट पेपर स्ट्रांग नहीं होता, वो उनको स्ट्रांग करना है, वो आपको अपने लेवल पे स्ट्रांग करना है। सेकेंड पेपर में तो कोई ऐसी टेंशन है ही नहीं। तो बच्चों आज इतना ही करते हैं, क्लियर है? अब अपन नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ेंगे।